सांप को भाईजान कहें, चचा जान कहें, सांप फिर भी काटेगा जरूर। यह बात दुनिया को समझ में आ गई है। बड़ी उम्मीद लेके बांग्लादेश और नेपाल की यात्रा पर निकले थे चीन के रक्षा मंत्री, लेकिन उनके साथ हो गया बड़ा ही बुरा बर्ताव। आखिरकार हार कर वह पहुंच गए पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ अब चीन रूपी सांप के फन कुचलने के लिए नाटो ने कर ली तैयारी। नाटो अब सीधे सीधे चीन के खिलाफ खड़ा हो रहा है और नाटो ने ले लिया है बड़ा फैसला, जो चीन को आने वाले समय में बड़ी बुरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। तो वहीं बाइडेन से जो उम्मीदें चीन और पाकिस्तान ने लगा कर रखी थी, उसे बाइडेन ने एक झटके में ही खत्म कर दिया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस महामारी के बाद चीन को अगर पूरी दुनिया से कुछ मिला है तो वह सिर्फ लताड़ और बहिष्कार है, और उसके साथ साथ उनके मंत्रियों की सुपर बेइज्जती है। चीन के मंत्री किसी भी देश में गए हों, चाहे वो यूरोप हो, जापान हो या फिर नेपाल ही क्यों न हो, इन सभी देशों में चीन के मंत्रियों को सिर्फ और सिर्फ अपमान ही मिला है। सबसे ताजा घटना नेपाल और बांग्लादेश की है, जहां चीन के रक्षा मंत्री मुंह उठाकर पहुंचे थे दौरे पर। इस दौरे में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगई नेपाल के रक्षा मंत्री से मिलकर बैठक करना चाहते थे, लेकिन नेपाल के कारण उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पास ही है रक्षा मंत्रालय। ऐसे में फिर उन्हें उप प्रधानमंत्री से मिलने की उम्मीद जताई, लेकिन यह बैठक भी कैंसिल करनी पड़ी। बाद में उन्हें नेपाल के सेना अध्यक्ष से मिलकर ही संतोष करना पड़ा। एक तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बेइज्जती थी चीन के रक्षा मंत्री की। चीनी रक्षा मंत्री की यह बेइज्जती यहीं नहीं रुकी, बल्कि और भी कहानियां हुए। रिपोर्ट यह कह रही है कि नेपाल में जो चीनी दूतावास है, वहां पर दोपहर के भोजन के लिए योजना बनाई गई, जिसमें नेपाल के सभी पुराने विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों को बुलाया जाना था, लेकिन नेपाल सरकार ने इसे भी बंद कर दिया। यानी कि चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगई की नेपाल यात्रा में उन्हें केवल पीएम और नेपाल के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत करने का और थल सेना प्रमुख थापा के साथ बैठक करने का ही मौका मिल पाया। तो फिर नेपाल पहुंचने का क्या फायदा हुआ चीन के रक्षा मंत्री का? उसके बाद चीनी रक्षा मंत्री बांग्लादेश के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन वहां की कहानी भी वैसी ही थी। योजना तो लंबी चौड़ी बनी थी, लेकिन इसे भी रोकना पड़ा। बताया गया कि बांग्लादेश के वित्त मंत्री और उनके डिप्टी सेक्रेटरी को महामारी ने जकड़ लिया है। हालांकि इस तरह का कारण विश्लेषक किसी भी तरह से पचाने में असमर्थ हैं। अब यह बहाना था या सचमुच ऐसा कुछ था, इस पर सत्यापन नहीं हो पाया है। वैसे आपको बता दें, ये तो रक्षा मंत्री की बेइज्जती हुई। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी कई देशों में अपनी फजीहत करवा चुके हैं। पिछले महीने ही उन्होंने जापान की यात्रा की थी, तो वहां उन्हें घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। चीनी विदेश मंत्री को अपनी इस यात्रा से बहुत सारी उम्मीदें थी। वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए जापान की यात्रा करके माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जापानी विदेश मंत्री ने इस तरीके से लताड़ा, जो कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन को एक तरह से सामने ला रखा था। पूरी दुनिया के सामने अपमानित करते हुए सार्वजनिक रूप से सेनकाकू द्वीप का मुद्दे को उठाकर सवाल किया। वैसे सिर्फ जापान ही नहीं, वो यूरोप और दक्षिण एशियाई देशों में भी गए थे, जहां उन्हें घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। अगस्त में वांग यी ने चीन की कूटनीतिक छवि को नुकसान होने के बाद चीन की छवि सुधारने के लिए इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस और जर्मनी का दौरा किया था। हालांकि यह दौरा उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं हुआ। वी को सिंजियांग और तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघनों के साथ साथ हांगकांग के बारे में भी कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। वैसे ये लिस्ट काफी लंबी हो गई है, जब चीन के मंत्रियों का अपमान ही अपमान हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे बाइडेन के आने के बाद चीन ने जो कुछ सोचा था, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। दरअसल शायद चीन को यह समझ में नहीं आया था कि विदेश नीति वर्षों के लिए तय होती है,
किसी भी राष्ट्रपति के आने और जाने से उस पर मामूली फर्क ही पड़ सकता है। चीन अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन गया है और एक खतरा बन गया है, यह दुनिया के सारे देश जान चुके हैं। यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन देशों के मिलिट्री ग्रुप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो ने चीन को आने वाले दशक में दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया है। नाटो के एक्सपर्ट की रिपोर्ट यूनाइटेड फॉर अ न्यू ईरा में इसका जिक्र किया गया है। इसे जारी किया गया और इसमें कहा गया कि चीन विस्तारवादी है, सत्ता के लिए लोकतंत्र को खुली चुनौती देने वाला देश बन गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पूरी तरीके से एक इकोनॉमी की मजबूती का मझा हुआ खिलाड़ी है और एशिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसने अपने मिलिट्री अटलांटिक तक बढ़ानी शुरू कर दी है। रूस के साथ चीन के संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों मिलकर लंबी रेंज वाली मिसाइलें, एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जैसे बड़े हथियारों का तैयारी कर रहे हैं। नाटो की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का प्रभाव हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसने बेल्ट एंड रोड, पोलर सिल्क रोड, साइबर सिल्क रोड का तेजी से विस्तार किया है। ये तेजी से यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन का अधिग्रहण भी कर रहे हैं। चीन पूरी दुनिया में कई बार साइबर अटैक करवा चुका है। दूसरे देशों की ऐसी चीजों को चोरी करता है जो कोई बड़ी खोज हो या बड़ा आविष्कार हो। नाटो के विजन 2030 में सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि ग्रुप के सभी देशों को मिलकर चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे दोस्त देशों की रक्षा करनी होगी, उनकी सुरक्षा और उन्हें मजबूत करने का काम करना चाहिए। चीन को ये मालूम होना चाहिए कि नाटो के मित्र देशों का वह फायदा नहीं उठा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नाटो के अंदर राजनीतिक मतभेदों का सीधा फायदा रूस और चीन को मिलेगा। इससे वो नाटो देशों के लिए खतरा बन जाएंगे और नाटो को कमजोर कर सकते हैं। ऐसे में नाटो को अब चीन के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। वैसे आपको बता दें, नाटो के इस फैसले से सीधे सीधे भारत को भी फायदा होने वाला है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि बाइडेन के आने के बाद नीतियों में बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि बाइडेन और भी ज़्यादा कठोर रूप से चीन के खिलाफ आ रहे हैं। यही वजह है कि नाटो संगठन की रिपोर्ट और नाटो संगठन में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वैसे आपको बता दें, बाइडेन ने यह साफ कर दिया था कि अभी ट्रंप ने जितने भी टैक्स या टैरिफ लगाए हैं चीन के उत्पादों पर, उसे वो हटाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन चीन के खिलाफ उसी मजबूती से खड़ा होंगे जैसे कि ट्रंप थे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले